लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भरत शर्मा और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसएससी एस्पिरेंट पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो भारतीय इतिहास है, उस भारतीय इतिहास के जो सिलेबस डिस्कशन है, जितने भी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर हम लोग आज करने वाले हैं डिस्कस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पूरा वीडियो है वो पूरा सिलेबस डिस्कशन पे होने वाला है। भारतीय इतिहास, तो भारतीय इतिहास का जो भी सिलेबस है, जितने भी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम लोग आज देखेंगे। तो देखो, अगर हम सिलेबस का डिस्कशन करें उससे पहले थोड़ा बहुत जो बेसिक है इतिहास का उसको हम लोग थोड़ा कवर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इतिहास क्या होता है। जो इतिहास है उसको हम लोग हिस्ट्री बोलते हैं। तो इतिहास है वो अतीत की घटनाओं का हूबहू वर्णन ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। यानी कि अतीत में जो घटी घटनाएं हैं, हमारे जो पास्ट में घटी घटनाएं हैं, उन घटी घटनाओं का वर्णन करना, उन घटी घटनाओं के बारे में पढ़ना, वही क्या है, इतिहास है। अब इतिहास के बारे में हमें पता कैसे चलता है, इतिहास के बारे में हमें जानकारी किस प्रकार से मिलती है। तो इतिहास के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो मिलती है हमें ऐतिहासिक साक्ष्यों के द्वारा। किसके द्वारा मिलती है? ऐतिहासिक साक्ष्यों के द्वारा हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब ऐतिहासिक साक्ष्य होते क्या है, जो ऐतिहासिक साक्ष्य हैं वो होते क्या हैं? तो ऐतिहासिक साक्ष्य वे तथ्य जो हमें अतीत का ज्ञान करवाते हैं, ऐतिहासिक साक्ष्य कहलाते हैं। यानी कि ऐसी सारी चीजें या फिर ऐसे सारे साक्ष्य या प्रमाण जो हमें अतीत में घटी घटनाओं का ज्ञान करवाते हैं, वो सारी चीजें क्या कहलाते हैं, ऐतिहासिक साक्ष्य कहलाते हैं। तथा इन्हीं के आधार पर हम इतिहास को मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। जो ऐतिहासिक साक्ष्य हैं उन्हीं के आधार पर हम लोग इतिहास को जो है वो 3 भागों में बांट कर देखते हैं। और जो ये जो 3 भाग है, हम लोग वो इतिहास को जो अपने पढ़ने की सुविधा है उसके आधार पर बांटते हैं कि जितने भी सारे ऐतिहासिक साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं उसी के आधार पर हम क्या करते हैं, इतिहास को 3 भागों में बांट देते हैं। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आध्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। पहला कौन सा? प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आध्य ऐतिहासिक काल और तीसरा कौन सा? ऐतिहासिक काल। अब इन तीनों के बारे में हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे अभी। प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, ऐतिहासिक काल आध्य ऐतिहासिक काल क्या होता है और ऐतिहासिक काल क्या होता है। तो पहला कौन सा था? प्रागैतिहासिक काल। पहला था अपना प्रागैतिहासिक काल। अब देखो, जो प्रागैतिहासिक काल होता है उसके क्या मिलते हैं अपने को? पुरातात्विक अवशेष तो मिलते हैं, लेकिन उसके कहीं पे लिखित प्रमाण नहीं मिले। यानी जो प्रागैतिहासिक काल है उसके पुरातात्विक अवशेष तो हम लोगों को मिले, यानी कि उस काल की ऐसी वस्तुएं जो उस समय के लोगों के द्वारा प्रयोग में ली जाती थी, या फिर उन लोगों से संबंधित जो जितनी भी सारी चीजें हैं वो तो हमें मिली है, लेकिन उसके कहीं पे हमें लिखित अवशेष नहीं मिले। तो जो प्रागैतिहासिक काल है उसके पुरातात्विक अवशेष मिले। पुरातात्विक अवशेष तो मिले लेकिन लिखित प्रमाण नहीं मिले। पुरातात्विक अवशेष मिले लेकिन लिखित प्रमाण इसके हैं वो नहीं मिलते हैं। लिखित प्रमाण नहीं मिलते हैं। किसके नहीं मिलते हैं? प्रागैतिहासिक काल के। इसका एक अच्छा उदाहरण हम लोग मान सकते हैं पाषाण काल, जो स्टोन एज हम लोग पढ़ते हैं। इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, वो है पाषाण काल। क्या है? पाषाण काल इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। किसका? प्रागैतिहासिक काल का। फिर सेकंड आता है अपना आध्य ऐतिहासिक काल। आध्य ऐतिहासिक काल सेकंड कौन सा आ जाएगा? आध्य ऐतिहासिक काल। अब जो आध्य ऐतिहासिक काल है उसके पुरातात्विक अवशेष भी मिले और उसके लिखित प्रमाण भी मिले, लिखित साक्ष्य भी हमें मिले। यानी इसके क्या मिले? पुरातात्विक अवशेष और लिखित अवशेष भी मिले। पुरातात्विक और अवशेष और लिखित प्रमाण भी मिले।
लिखित प्रमाण भी मिले। लेकिन इनमें फर्क इतना है कि भाई पुरातात्विक अवशेष तो जो अपना प्रागैतिहासिक काल है उसमें भी मिले, आधे ऐतिहासिक काल में भी मिले, लेकिन प्रागैतिहासिक काल में लिखित प्रमाण नहीं मिले, और जो आधे ऐतिहासिक काल है उसमें लिखित प्रमाण भी मिले, लेकिन उन लिखित प्रमाणों को अभी तक पढ़ा नहीं गया। उन लिखित प्रमाणों की जो लिपि है वो लिपि क्या है, अभी तक पढ़ी नहीं गई। तो लिखित प्रमाण भी मिले लेकिन लिपि को पढ़ा नहीं गया, लिपि को पढ़ा नहीं गया। यानी कि जो लिखित साक्ष्य मिले इस काल के, उनको अब तक हम लोग पढ़ नहीं सके, उनको डिकोड नहीं किया जा सका। ठीक है। तीसरा आता है, इसका एक उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वो इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण हमारे सामने है। सिंधु घाटी जो सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष मिले, उन पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लिखित अवशेष मिले, जो लिखित साक्ष्य मिले, उन लिखित साक्ष्यों को अभी तक हम लोग पढ़ नहीं सके, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। ठीक है। अपना थर्ड नंबर पे आता है कौन सा, ऐतिहासिक काल। कौन सा आ जाता है, ऐतिहासिक काल। अब ऐतिहासिक जो काल है उसके पुरातात्विक अवशेष तो मिलते ही हैं, साथ ही साथ उसके लिखित अवशेष भी मिले, और उनके लिखित अवशेषों को पढ़ा भी गया, उनके लिखित अवशेषों को पढ़ा भी गया। तो इसके क्या मिल जाएंगे, पुरातात्विक व लिखित अवशेष मिले, लिखित अवशेष मिले, लेकिन इन अवशेषों को क्या कर लिया गया, इन अवशेषों को पढ़ लिया गया, इन अवशेषों को पढ़ लिया गया। लिखित प्रमाण को पढ़ा गया, पढ़ लिया गया। जो लिखित अवशेष मिले उनको पढ़ लिया भी गया। इसलिए जो ऐतिहासिक काल है, उस ऐतिहासिक काल के बारे में हमारे पास जो जानकारी है वो सबसे ज्यादा आती है। ऐतिहासिक काल की जो जानकारी है वो हमारे पास क्या आती है, सबसे ज्यादा है। और इसके जो प्रमाण है वो भी सबसे ज्यादा पुख्ता प्रमाण ऐतिहासिक काल के ही है। तो ये बात हो जाती है तीनों काल की। इतिहास के जो तीन विभाजन है उसको हम लोगों ने अभी तक देखा। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने सिलेबस पे, हम लोग क्या क्या चीजें हम लोग इतिहास में पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम लोग देखेंगे कि भाई जो ऐतिहासिक प्रमाण है वो हमें कैसे कैसे मिलते हैं, ऐतिहासिक प्रमाणों का आधार क्या है, ऐसे कौन से तथ्य हैं, ऐसे कौन से जो साक्ष्य हैं जिनको हम लोग ऐतिहासिक साक्ष्य मान सकते हैं। तो पहली चीज आती है इसमें, पहली चीज इसमें आती है खुदाई के दौरान मिले साक्ष्य। यानी कि इतिहास से संबंधित जो पुरातत्वविद होते हैं वो खुदाई करते हैं, खुदाई के दौरान जितने भी सारे साक्ष्य मिले हैं वो ऐतिहासिक प्रमाण में शामिल किए जाएंगे। सेकंड, अभिलेख। जितने भी सारे जो राजा महाराजा थे उन राजा महाराजाओं के द्वारा अभिलेख लिखवाए गए वो भी किसमें शामिल किए जाते हैं, अभिलेख में शामिल किए जाते हैं। शिलालेख, बड़ी बड़ी पत्थर की शिलाओं के ऊपर राजा जो थे वो जानकारी दिया करते थे, उन शिलालेखों को भी किसमें शामिल किया जाएगा, ऐतिहासिक साक्ष्यों में या फिर ऐतिहासिक प्रमाणों में शामिल किया जाएगा। स्तंभ लेख, ताम्र लेख, प्रशस्ति लेख। जो प्रशस्ति होती है वो किसी राजा के प्रशंसा में लिखी जाती थी, यानी कि जो राजा था वो अपनी प्रशंसा में क्या करवाता था, प्रशस्ति लेख करवाता था। इनके द्वारा भी हमें क्या मिलती है, इतिहास की जानकारी मिलती है। फिर प्राचीन समय से जितने भी सारे सिक्के मिले हैं, मुहरें मिली है, वो भी सारे किसमें शामिल होती है, वो भी ऐतिहासिक साक्ष्यों में शामिल की जाती है। उनके द्वारा भी हमें क्या मिलती है, बहुत सारी जानकारी मिलती है। और उसके अलावा आत्मकथाएं और जीवनियां, जितने भी सारे राजा थे उन राजाओं की आत्मकथाएं हैं, ऑटोबायोग्राफी है, उनकी जीवनियां हैं, उनकी बायोग्राफी है, उनके द्वारा भी हमें क्या मिलती है, इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये सारी चीजें भी किसमें शामिल की जाएगी, ऐतिहासिक साक्ष्य में। नेक्स्ट है यात्रियों के यात्रा वृतांत। जितने भी सारे प्राचीन यात्री आए हमारे देश में उन यात्रियों के यात्रा वृतांत के बारे में, यानी कि जब वो यात्री हमारे देश में आए उन्होंने अपने यात्रा के बारे में क्या लिखी,
पुस्तकें लिखी, उन पुस्तकों के माध्यम से हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। तो ये भी सारी किसमें शामिल की जाएगी, ऐतिहासिक साक्ष्यों में शामिल की जाएगी। फिर उसके अलावा जितने भी सारे प्रसिद्ध ग्रंथ हैं और पुस्तकें हैं, सारी पुस्तकें और जितने भी सारे प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे गए वो भी सारे किसमें शामिल किए जाएंगे, ऐतिहासिक साक्ष्यों में शामिल किए जाएंगे। क्योंकि इन सारी चीजों के माध्यम से हमें इतिहास को जानने में, इतिहास को पढ़ने में क्या मिलती है, सहायता होती है, मदद मिलती है। अब एक फैक्ट है जो हमारे लिए बहुत काम का है, जितने भी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है। एक प्रश्न आता है कि अभिलेखों का जो जनक है वो किसको कहते हैं। तो अभिलेखों का जनक हम लोग सम्राट अशोक को कहते हैं। किसको कहते हैं, सम्राट अशोक को कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारे सिलेबस पे हम लोग आते हैं। तो भारतीय इतिहास की जो शुरुआत है हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से मानते हैं। हालांकि हम लोग पाषाण काल जो पढ़ते हैं, जो अपना प्रागैतिहासिक काल, उसके बारे में भी पढ़ते हैं, लेकिन सामान्यतः हम लोग भारतीय इतिहास को कब से पढ़ते हैं, जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता से हम लोग किसकी शुरुआत करते हैं, भारतीय इतिहास की शुरुआत करते हैं। तो भारतीय इतिहास को हम लोग अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटते हैं। पहला प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत और तीसरा आधुनिक भारत। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। और इन तीनों के आधार पर ये जो इतिहास का विभाजन हम लोगों ने किया, इसी के आधार पर हम लोग पूरे सिलेबस को भी 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। तो प्राचीन भारत में हम लोग पढ़ते हैं एक तो सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध व जैन धर्म, मौर्य काल, अरब व तुर्की आक्रांता। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में जो वैदिक सभ्यता थी, जिस समय वेदों की रचना की गई, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर बौद्ध धर्म और जैन धर्म, भगवान बुद्ध और जो महावीर स्वामी हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में जो मौर्य काल था, चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और अरब व तुर्की आक्रांता, जितने भी सारे बाहरी आक्रमणकारी आए भारत के ऊपर, जिन्होंने भारत के ऊपर आक्रमण किया, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। किसमें, अपने प्राचीन भारत में, यानी कि जो अपना एंशिएंट हिस्ट्री है, किसमें, एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है। फिर जो अपनी मिडाइवल हिस्ट्री है, यानी जो मध्यकालीन, जो मिडाइवल हिस्ट्री है, उसमें हम लोग क्या क्या देखते हैं। मिडाइवल हिस्ट्री में हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं जब 1192 में जो पृथ्वीराज चौहान है वो मोहम्मद गौरी से क्या हार जाता है, तराइन का द्वितीय युद्ध हार जाता है। उसके बाद में जो मोहम्मद गौरी का जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो क्या करता है, भारत के अंदर दिल्ली में गुलाम वंश के द्वारा गुलाम वंश की स्थापना करता है और वहीं से शुरू हो जाता है दिल्ली सल्तनत का काल। फिर हम लोग जब दिल्ली सल्तनत शुरू होती है, दिल्ली सल्तनत शुरू होने के बाद एक समय ऐसा आता है, ये बात होती है 1526 की। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में जो बाबर है वो बाबर इब्राहिम लोदी को हरा देता है और दिल्ली सल्तनत वहीं पे क्या हो जाती है, दिल्ली सल्तनत वहीं पे हो जाती है समाप्त। जो दिल्ली सल्तनत है वो वहीं पे समाप्त हो जाती है और वहां से शुरू होती है मुगल एम्पायर की, जो मुगल साम्राज्य है वहां से उसकी शुरुआत हो जाती है। और उसी के बाद हम लोग बढ़ेंगे मराठा साम्राज्य, जो दक्षिण भारत के अंदर एक शक्तिशाली राज्य के रूप में, शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभरा था, जिसमें हम लोग शिवाजी के बारे में देखेंगे, संभाजी के बारे में देखेंगे। फिर अब हम लोग जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री है, जो हमारा आधुनिक भारत का इतिहास है, जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री है, उस मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग एक तो यूरोपीय कंपनियों के बारे में पढ़ेंगे और जो ब्रिटिश शासन है, जो ब्रिटिश हमारे ऊपर रूल करते हैं भारत के ऊपर 200-250 वर्षों तक, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और उसके बाद में हम लोग देखेंगे भारत का स्वतंत्रता संग्राम, जो किस प्रकार 1857 की क्रांति के माध्यम से भारतीयों ने सबसे पहला स्वतंत्रता संग्राम अंग्रेजों के खिलाफ छेड़ा और किस प्रकार हमें आज़ादी मिली। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं किसमें, आधुनिक भारत में। किसमें डिस्कस करते हैं, आधुनिक भारत में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये बात हुई हमारे सिलेबस डिस्कशन पे। सबसे पहले हम लोगों ने थोड़ा बहुत देखा कि इतिहास क्या होता है। उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि हमारे जो ऐतिहासिक साक्ष्य हैं, ऐतिहासिक साक्ष्यों के द्वारा हमें क्या मिलती है, इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, उनके बारे में देखा। फिर हम लोगों ने देखा कि जो हमारा भारतीय इतिहास है, उस भारतीय इतिहास को हम लोग अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांट कर देखते हैं। पहला हम लोगों ने देखा एंशिएंट हिस्ट्री। कौन सा देखा, एंशिएंट हिस्ट्री देखा। सेकेंड हम लोगों ने देखा मिडाइवल हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री।
थर्ड हम लोगों ने क्या देखा? थर्ड हम लोगों ने देखा अपनी मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। तो तीनों पे हम लोगों ने डिस्कशन किया अपने सिलेबस के बारे में, और जितने भी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इन तीनों का जो रोल है वो एकदम अच्छा हो जाता है। तो हम लोग बारी वाइज एकदम सिस्टमेटिकली सारे जो सिलेबस है उसको धीरे धीरे कवर करते हुए चलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।